दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे, आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई है बहुत देर से कि कोई बात की जाए। IC-814, वो इंडियन एयरलाइंस का जहाज़ जिसको हाईजैक किया गया और फाइनली इधर उधर ले जाने के बाद उसको काठमांडू एयरपोर्ट पे उतार लिया जाता है। और उसके बाद जो 6 दिन लंबी वार्ता वहाँ पे चलती है हाईजैकर्स के साथ, जिनमें पाकिस्तान की ISI की मिली भगत भी पाई जाती है। जैश ए मोहम्मद और जैसे जो आतंकवादी संगठन जो पाकिस्तान की धरती से काम कर रहे थे, उनके कुछ बड़े नेताओं को छुड़वा लिया जाता है, जिनमें जिनमें सबसे बड़े नेता मसूद अजहर, वो भी उनमें से एक था। और उनको छुड़ाने के लिए ही इस जहाज़ को हाईजैक किया गया था। ये बात है 24 दिसंबर 1999 की, नई सदी शुरू होने के चंद दिन पहले। और इसकी जो पूरी कहानी है उसके ऊपर कोई 2 दर्जन किताबें लिखी गई हैं, अखबारों में, मैगजीन्स में, इंटरनेट पे बहुत कुछ है। तो मैं उस पूरी कहानी को दोबारा से रिपीट नहीं करूँगा। मैं एक इसके पैरेलल जो एक कहानी 24 तारीख को काठमांडू से ये जहाज़ हाईजैक किया जाता है और इसको दिल्ली की बजाय पहले अमृतसर, फिर लाहौर, फिर दुबई और फाइनली इसको अफ़गानिस्तान ले जाया गया। और मैं इसके साथ एक पैरेलल कहानी, एक पैरेलल स्टोरी जो मुंबई में चल रही थी, वो आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो आपने कभी नहीं सुनी होगी, ना आपको किसी ने बताया होगा। जैसे ये एक मॉड्यूल था जिसमें 5 लोगों ने जहाज़ को हाईजैक किया था, उसी तरह का जैश ए मोहम्मद का एक मॉड्यूल मुंबई में काम कर रहा था। और वो 5 लोग इसी हफ्ते के अंदर, वही 24 तारीख से लेके 31 तारीख तक का जो ड्रामा कंदहार में हुआ, अफ़गानिस्तान में हुआ, उसके साथ जो ड्रामा मुंबई में हुआ, वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। बड़ी दिलचस्प कहानी है। इसको आप आखिर तक ध्यान से नहीं सुनोगे तो आपको हिंदुस्तान के इतिहास का वो हिस्सा कहीं नहीं मिलेगा जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। 24 तारीख को प्लेन हाईजैक होने के बाद 25 तारीख को क्रिसमस की हॉलीडे देश भर में थी। मुंबई पुलिस का हेडक्वार्टर भी खाली था। सब ऑफिसर की वैसे ड्यूटी लगी हुई थी अपनी अपनी जगह पे, बंदोबस्त जो होता है त्यौहार का। और थोड़ी सी प्लेन हाईजैक होने की खबर थी, लेकिन इतना बड़ा कांड होगा वो किसी को मालूम नहीं था। और अचानक 25 तारीख को मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के हेडक्वार्टर में क्राफर्ड मार्केट में बड़े लेवल पे हलचल शुरू होती है। हलचल कैसी, वो भी इतनी बड़ी कि दिल्ली से RAW रॉ और IB के सीनियर ऑफिसर्स की एक टीम स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली से मुंबई पहुंचती है। और उसी समय वो जो जॉइंट कमिश्नर थे पुलिस के, उनका नाम था D शिवानंदन। तो D शिवानंदन के साथ एक हाई लेवल मीटिंग होती है। रॉ के ऑफिसर, जो सीनियर ऑफिसर दिल्ली से आए थे, उनका नाम था हेमंत करकरे, जिनकी शहादत 26/11 हमले के समय मुंबई में हुई। वो किस्सा आपको मालूम है। तो हेमंत करकरे साहब और उनके साथ बड़े रॉ के और IB के इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर एक सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे मुंबई के जॉइंट CP कमिश्नर जो थे क्राइम के, D शिवानंदन के साथ। और आने वाले 2 घंटों के अंदर अंदर मुंबई की जो 12 क्राइम ब्रांच की यूनिट थी, उन सब के सीनियर इंस्पेक्टर और उनके साथ करने वाले 6-6, 7-7 इंस्पेक्टर जो काम करते थे, सबको इमरजेंसी में जहाँ भी थे उन सबको पुलिस हेडक्वार्टर में, क्राइम ब्रांच के हेडक्वार्टर में समन किया गया। उसके साथ ही जो जॉइंट CP के ऑफिस के सामने
एक बैरक हुआ करती थी जिसमें एक टेक्निकल सर्वेलेंस विंग हुआ करता था मुंबई पुलिस का, जो आजकल एक नई जो हाई राइज बिल्डिंग बनी या कंपाउंड के अंदर उसमें शिफ्ट कर दिया गया है। वहाँ से बैठ के टेलीफोन मॉनिटरिंग की जाती थी, सस्पेक्ट लोगों के फ़ोन सुने जाते थे और उसके अलावा जो टेक्निकल सर्वेलेंस इकट्ठी की जाती थी वो एक एक्सपर्ट टीम किया करती थी। और देखिए इतना बड़ा कांड था जो बात आपको बताने जा रहा हूँ। उस जो टेक्निकल सर्वेलेंस की जो टीम थी, जो ऑफिस था छोटा सा बैरक में, सिंगल स्टोरी बैरक, ऊपर कोले की छत पड़ी होती थी, तो उस छोटे से ऑफिस को हाई लेवल कंट्रोल रूम में तब्दील किया गया। सारे दिग्गज ऑफिसर उस छोटे से कमरे में बैठे कुछ मॉनिटर कर रहे थे। वो क्या था मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली में जब हेमंत करकरे रॉ के हेडक्वार्टर में बैठे थे और जो प्लेन हाईजैक हो चुका था काठमांडू से, उसकी जो पूरी गतिविधि थी उस पर निगाह रख रहे थे अपने बाकी साथियों के साथ, और तभी इनको एक इंटरसेप्ट मिलता है। सैटेलाइट के थ्रू ये एक बातचीत सुनते हैं जो इन सब के कान खड़े कर देती है। वो बातचीत में एक शख्स पाकिस्तान में जो पूरी हाईजैकिंग को कंट्रोल करने के लिए जो एक कॉन्फ्रेंस रूम बनाया गया था, उस कॉन्फ्रेंस रूम में बड़े दहशतगर्दों के साथ वो शख्स बात कर रहा था और उनको हिंदुस्तान के इनपुट्स दे रहा था कि इस समय हिंदुस्तान की सरकार क्या कर रही है, हिंदुस्तान की टेलीविज़न पे क्या आ रहा है और किस किस्म की गतिविधियां ऑन द ग्राउंड हो रही हैं, किस किस्म की तैयारी मुंबई जैसे शहर में है। ये बातें वो आदमी उस समय पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस रूम में एक मोबाइल फ़ोन के ज़रिए बता रहा है, जब वो जहाज़ हाईजैक कर लिया जा चुका था और उसको किसी तरह हाईजैकर से बात करने की कवायद चालू हो रही थी। और जैसे ही जो मुंबई लिंक निकला तो हमारी एजेंसीज और घबरा गई कि कहीं खुदा ना खास्ता इस किस्म का प्लेन हाईजैक करने का एक और प्लान कहीं मुंबई में तो नहीं बनाया जा रहा। तो वो नंबर जो था वो रॉ के ऑफिसर्स अपनी तरफ से ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको जब ट्रेस करते हुए मालूम पड़ा कि उस नंबर को प्रक्योर करने के लिए, सिम कार्ड लेने के लिए जो एड्रेस और आइडेंटिटी दी गई थी वो फेक थी, और इसको लेके रॉ और सतर्क हुई और एक टीम मुंबई रवाना कर दी गई और हेमंत करकरे अपने साथ वही टेलीफोन का एक नंबर लेके आए थे जिसको उन्होंने मुंबई में तलाश करना था। अब शुरू होती है उस शख्स को ढूंढने की पूरी कवायद, जिसमें एक टॉप सीक्रेट ऑपरेशंस में आप देखिए मुंबई पुलिस का काम करने का तरीका। मैं अपने आप को बहुत धुरंधर क्राइम रिपोर्टर समझता था, रोज़ क्राइम पर जाता था, उन दिनों में भी जाता था, हेमंत करकरे को भी मिला, मैं बाकी ऑफिसर को भी मिला, लेकिन कहीं से भी इस पूरे ऑपरेशन की भनक नहीं लगी। इतना सीक्रेट ऑपरेशन मुंबई पुलिस ने चलाया कि किसी को कानों कान खबर नहीं हुई 25 तारीख से लेकर 31 तारीख तक, जब तक वो आदमी पकड़े नहीं गए इसकी बात किसी को मालूम नहीं पड़ी। ये बहुत बढ़िया कामयाब ऑपरेशन था। पूरा किस्सा आप ध्यान से सुनिए। तो 26 तारीख को उस शख्स की तलाश शुरू होती है कि उसको कहाँ से ढूंढा जाए। तो एक क्राइम ब्रांच की टीम को उस जो सर्विस प्रोवाइडर था, जो भी मोबाइल ऑपरेटर था, जिस कंपनी का वो मोबाइल फ़ोन था, सिम कार्ड था, उसका ऑफिस दादर में था। तो वहाँ से एक टीम जाती है और बड़ी कॉन्फिडेंस तरीके से उनको समझा के ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, हमें ये बताइए कि इस मोबाइल फ़ोन की लोकेशन क्या है इस समय, जहाँ पिछले कुछ घंटों में वो शख्स कहाँ कहाँ से ऑपरेट किया, कहाँ कहाँ से उसने फ़ोन का इस्तेमाल किया, उसका पता, नाम, एड्रेस गलत है वो हमें मालूम है, इसलिए हम आपसे उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो वहाँ पे उस सर्विस प्रोवाइडर के ऑफिस में
एक ऑफिसर को छोड़ा गया ताकि वहाँ से बात बाहर नहीं जाए और बड़े कॉन्फिडेंस तरीके से उसकी मूवमेंट मॉनिटर कर करके वो शख्स अपनी टीम को बराबर गाइड करता रहा। मालूम पड़ा कि पिछले चंद घंटों में उस आदमी ने या उसके पहले के समय में भी उस मोबाइल सिम कार्ड का इस्तेमाल बैंड्रा से लेके मलाड तक के एरिया में किया था। अब ये 18-20 किलोमीटर का एरिया जिसमें तकरीबन 80-70-80 लाख लोग रहते थे, बहुत सारी इमारतें, बिल्डिंगें, झोपड़पट्टी, सोसाइटीज़, हाई राइज। अब इतने बड़े एरिए में उस शख्स को कैसे ढूंढा जाए जिसका ना नाम पता है, ना शक्ल पता है, ना कोई हुलिया उसका मालूम है। उसके बाद जो फिर प्रोवाइडर को कहा गया कि आप किसी तरीके से इसकी जो मूवमेंट है वो पिन पॉइंट कीजिए, कहाँ से ज़्यादा फ़ोन किए जाते हैं और किस लोकेलिटी से ज़्यादा फ़ोन किए जाते हैं, तो हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए, ये पूरी 26 तारीख इसी काम में निकल गई। 27 को 27 तारीख को फिर इसकी पूरी छानबीन चालू रहती है और अचानक उस शख्स का फ़ोन डेड हो जाता है। काफ़ी घंटे, 10-12 घंटे तक उस फ़ोन की कोई गतिविधि नहीं होती। क्राइम ब्रांच के ऑफिसर और रॉ के जासूस सब साथ बैठे हैं, मशीनों की तरफ नज़रें लगा के बैठे हैं कि कब घंटी बजेगी तो हमें मालूम पड़ेगा कि ये शख्स कहाँ है। इतने में जो ऑफिसर इन्होंने कंपनी के वहाँ कंट्रोल रूम में बैठाया हुआ था, उससे फ़ोन आया कि उस आदमी का फ़ोन चालू हो गया है और वो शख्स कहीं उसी एरिया से, जो ये वेस्टर्न सबर्ब का एरिया है, वहाँ से ही ऑपरेट कर रहा है, लेकिन टावर की लोकेशन बराबर नहीं आ रही। ऐसा लगता है कि वो आदमी इज़ ऑलवेज ऑन द मूव, वो एक जगह रुकता नहीं है। एक जगह पे फ़ोन करके दूसरी जगह चला जाता है और वहाँ से फ़ोन करके तीसरी जगह चला जाता है। अचानक 20 करते करते उसकी ढूंढ में सब परेशान, 100 से ज़्यादा ऑफिसर और मुंबई पुलिस के जो माहिर थे CID वाले, वो सब इसको ढूंढने में लगे हुए हैं। करते करते 28 तारीख को एक बड़ा ब्रेक थ्रू आता है। उसकी शख्स की एक कन्वर्सेशन उसी कॉन्फ्रेंस रूम में फ़ोन करते हुए रिकॉर्ड कर ली जाती है, जिसमें वो शख्स अपने आकाओं को कहता है कि मेरे पैसे ख़त्म हो गए हैं, मुझे पैसा चाहिए। तो उसको फ़ोन पे वापस जवाब आता है कि हम आधे घंटे में आपको वापस फ़ोन करके बताएंगे कि आपको कहाँ से जाके वो पैसा कलेक्ट करना है। अब इमीडिएटली मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स की फिर मीटिंग बुलाई गई, 8-10 यूनिट तैयार की गई कि पता नहीं उस शख्स को कहाँ बुलाया जाएगा इतने बड़े शहर में, जहाँ से उसने वो हवाला ऑपरेटर से पैसा कलेक्ट करना है। तो वहीं से लोगों को भगाया गया इमीडिएटली। जो टीमें पहले ही डिफरेंट एरिया में थी उनको अलर्ट किया गया कि आप एकदम अलर्ट रहो, मिनिमम नोटिस पे आपको कहीं भी भाग के उस आदमी को पकड़ने का काम दिया जा सकता है। तो ये बहुत पक्की पुख्ता इन्फॉर्मेशन थी जो उसकी अपनी आवाज़ में हमारी एजेंसीज ने रिकॉर्ड कर ली। आधा घंटा हो गया, 35 मिनट हो गए, 40 मिनट हो गए, उस फ़ोन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमारे ऑफिसर थोड़े चिंतामन हुए, थोड़े उनको फिक्र हुआ कि ये आदमी कहीं हमारे राडार से निकल ना जाए। उसी तरह जो मोबाइल टावर पे जो टीम बैठी थी वो पूरी तरह निगाह रखी हुई थी कि कहाँ से उसका अब जब फ़ोन आएगा तो उसकी मूवमेंट हम लोग पकड़े, लेकिन उसकी नौबत नहीं आई, क्योंकि 45 मिनट के बाद पाकिस्तान से वो फ़ोन वापस आता है। वो पूरी कन्वर्सेशन हमारे ऑफिसर सुनते हैं, जिसमें उसको कहा जाता है कि आप रात को 9 बजे, जज वो भी टाइम था, इतना 9 साढ़े 9 का टाइम था रात का, 28 तारीख की रात का, कि आप 9 साढ़े 9 बजे भिंडी बाजार एरिया है, नागपाड़ा एरिया, जहाँ पे अंडरवर्ल्ड का ही बहुत बड़ा सेंटर है, नागपाड़ा भिंडी बाजार एरिया, वहाँ पे शालीमार होटल बहुत मशहूर हुआ करता था। आजकल तो शायद वो क्लस्टर रीडेवलपमेंट में वो गिरा के शायद नया बना दिया गया है। बहुत फेमस रेस्टोरेंट हुआ करता था शालीमार। तो आप शालीमार रेस्टोरेंट पे जाना,
वहाँ से एक आदमी जीन की पैंट पहने हुए और स्ट्राइप्ड शर्ट, लाइनों वाली टी शर्ट पहन के एक टैक्सी में आएगा और वो आपको वो पैसा देगा। 1 लाख रुपए आपको वहाँ से मिल जाएगा। अब देखिए इमीडिएटली वहाँ से टीम जो थी वो वहाँ से भगाई गई कि आप शालीमार पहुँचिए। जो उस एरिया में ऑफिसर्स को उनको बोला कि आप दूर रह के निगाह रखिए, और इमीडिएटली हेमंत करकरे और उनके साथियों ने दिल्ली में अपने बड़े बॉसेस से बात किया कि ये शख्स अभी आधे घंटे में, 2 घंटे में या 4 घंटे में, जितने बजे भी उनको पता चला कि इतने बजे वो शालीमार पे जाएगा, अब बताइए उसको क्या करना है। उसको पकड़ना है या मारना है या दोनों को पकड़ना है, आप इंस्ट्रक्शन दीजिए। तो उनको ये कहा गया कि नहीं, अभी ना तो उस आदमी को मारना है ना उसको अरेस्ट करना है। उसका कारण ये था कि अफ़गानिस्तान में काबुल में हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएशन चल रही थी। जब वो बातचीत हिंदुस्तान की सरकार के साथ हो रही थी 28 दिसंबर को, 28 दिसंबर को, तो अगर इस आदमी को आपने यहाँ से पकड़ भी लिया, मारना तो दूर की बात है, अरेस्ट कर लिया, तो उसकी खबर इसके आकाओं के पास पहुँच जाएगी और उसकी वजह से हमारी नेगोशिएशन में खलल पड़ सकता है। वो फिर इसकी रिहाई मांगेंगे और कुछ और वार्ता लंबी हो जाएगी। तो आप इसके ऊपर निगाह रखना कि वो पैसा लेने के बाद कहाँ जाता है, वो आप निगाह रखो। फिर उसका क्या करना है वो हम आपको बाद में इंस्ट्रक्शन देंगे कैसे करना है। अब देखिए क्राइम ब्रांच की एक टीम टैक्सियों में, क्योंकि वो वार्तालाप में था कि वो टैक्सी में आएगा, तो क्राइम ब्रांच की टीम टैक्सियाँ लेके, चला पुलिस वाले रहे थे, टैक्सी ड्राइवर नहीं थे, तो ये 3 टैक्सियाँ लेके उस होटल के पास पहुंच जाते हैं। पूरे अपॉइंटेड टाइम पे वो शख्स आता है टैक्सी में, दूसरा शख्स आता है जो पैसे लेके आना था, हवाला ऑपरेटर। ये दोनों शख्स होटल में चाय पीते हैं। चाय पीने के 15 मिनट के बाद वो आदमी इसको एक पैसे का एक लिफाफा, बैग जो भी था, पैकेट, वो उसको देता है और टैक्सी में बैठ के चला जाता है। उसके बाद ये आदमी वो पैकेट लेके एक टैक्सी लेके वहाँ से बॉम्बे सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे आता है और क्राइम ब्रांच वाले भी टैक्सी लेके इसके पीछे पीछे वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ से वो टैक्सी छोड़ के एक लोकल ट्रेन पकड़ के, लोकल ट्रेन, वहाँ उसमें बैठ के वो सवार हो जाता है। उसके पीछे क्राइम ब्रांच के 12 जो ऑफिसर होते हैं वो भी उस डब्बे में, और साथ वाले डब्बों में बहुत भीड़ थी। शाम का, रात का टाइम, बड़ी ट्रेन होती है मुंबई में, चर्च गेट बोरीवली ट्रेन थी, तो क्राइम ब्रांच के ऑफिसर भी उसके साथ चढ़ जाते हैं ट्रेन पे। और वो शख्स पूरे कोई 35-40 मिनट के सफ़र के बाद जोगेश्वरी रेलवे स्टेशन पे उतरता है और पीछे पीछे ऑफिसर उसका पीछा करते उतर जाते हैं ट्रेन से। वो आदमी स्टेशन से बाहर निकल के एक ऑटो रिक्शा लेता है, तो क्राइम ब्रांच के ऑफिसर भी ऑटो रिक्शा में बैठ के उसका पीछा करते हैं और अल्टीमेटली वहाँ से 3 किलोमीटर दूर वो शख्स बहराम बाग इलाके में जोगेश्वरी वेस्ट में एक कमरे में प्रवेश करता है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेता है। और वो उस कमरे के चारों तरफ चौल थी, छोटी झोपड़पट्टी जैसा एरिया, उसमें एक कमरे में वो जाता है। तो वहाँ से फिर इंस्ट्रक्शन लेने के लिए क्राइम के ऑफिसर फ़ोन करते हैं हेडक्वार्टर में, जहाँ पे एडिशनल सीपी, ज्वाइंट सीपी और रॉ के ऑफिसर हाजिर होते हैं। उनको कहा जाता है कि आपने अभी कोई एक्शन नहीं लेना, खाली उसकी पूरी निगाह रखी जाए कि वो कहाँ जाता है या नहीं जाता है, और उसको वहाँ से निकलने का मतलब भागने का मौका नहीं मिलना चाहिए। 24 घंटे उसके ऊपर निगाह रखी जाए। आप देखिए 28 तारीख, 29, 30, 3 दिन तक बॉम्बे के क्राइम ब्रांच के ऑफिसर दिन रात उस घर के ऊपर निगाह बना के रहे। शिफ्टों में 2-4 घंटे के लिए कोई ऑफिसर आ गया, दूसरा आ गया, पहला आ गया, आराम किया। इतनी पूरी एक्शन होने के बाद भी उसकी खबर बाहर टीवी तक, न्यूज़ तक कहीं नहीं पहुंची। और 31 तारीख को दिल्ली से इंस्ट्रक्शन आती है
कि अभी आप उस घर को रेड कीजिए और उसकी अच्छी तरह तलाशी लेके उनको पकड़ा जाए जो भी हैं, और उसकी तलाशी ली जाए। तो ये क्राइम ब्रांच की टीम 31 तारीख को सुबह 8 बजे उसको रेड करती है, और 31 तारीख को ही कंधार में कोई फैसला हो गया होता है और हमारे जो यात्री थे इंडियन, उनको छोड़ दिया जाता है। वो दूसरी कहानी आप नेट पे कहीं भी देख सकते हो। तो जैसे ही उस कमरे में 12 ऑफिसर क्राइम ब्रांच के घुसते हैं, इन सब ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होती हैं, बड़े ऑटोमेटिक वेपन इनके पास होती हैं। क्रैक टीम क्राइम ब्रांच की रेड करती है और वहाँ से 5 लोगों को उस कमरे से पकड़ा जाता है, जिनमें से बाद में इंटरोगेशन में पता चलता है कि 2 पाकिस्तानी नेशनल थे और 3 जो थे वो इंडियन थे। एक नेपाली था और 2 हिंदुस्तानी थे। और उस कमरे से इनको जो हथियार मिले वो सुन के आप भी चौंक जाओगे। उनमें एंटी टैंक TMT रॉकेट लॉन्चर्स, वो रॉकेट लॉन्चर जिसके गोले से टैंक को भी खारिज किया जा सकता है, 2 AK-56 असॉल्ट राइफल्स, 5 हैंड ग्रेनेड और उसके साथ काफ़ी सारा एम्यूनेशन, गोलियां, बारूद, बहुत सारे मैगजीन्स और बेल्ट के अंदर गोलियां, बहुत बड़ा ज़ख़ीरा हथियारों का वहाँ से मिला। और और कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ से मिले और 5 लोगों को पकड़ के बहुत बड़े बंदोबस्त के साथ उनको क्राइम ब्रांच लाया गया, जहाँ पे उनकी डिफरेंट टीम्स ने 5 को अलग अलग बिठा के उनकी इंटरोगेशन की। तो उन्होंने बताया कि वो 5 नहीं हैं, उनके साथ 3 और साथी भी हैं जो उसी दिन 31 तारीख को सुबह 8 बजे घर से निकल गए थे, पुलिस टीम के आने के थोड़ी देर पहले, ये कह के कि वो मलाड एरिया में किसी काम से जा रहे हैं। और जब उनको पूछा गया कि आप सब लोग वहीं रहते थे जहाँ कहीं आपका और ठिकाना था, तो उन्होंने एक जोगेश्वरी एरिया में ही एक वैशाली बिल्डिंग है, वैशाली अपार्टमेंट, उसके एक फ्लैट का एड्रेस दिया कि हम लोग तो जुलाई से हम 5 पाकिस्तानी जो कराची से आए थे, हम उसी फ्लैट में रुके हुए थे। उसी फ्लैट में रहते हुए 5 ने नई फेक इंडियन आइडेंटिटी क्रिएट की, नकली नाम पे पासपोर्ट बनवाए, नकली नाम पे राशन कार्ड बनवाए और इसी तरह से पूरी डॉक्यूमेंटेशन करके पासपोर्ट ऑफिसर को पैसे दे के पासपोर्ट की हैंड डिलीवरी ली गेट के ऊपर, पुलिस वालों को पैसे दे के बिना वेरिफिकेशन के पासपोर्ट की अर्जी भगवाई। वो दूसरी एक इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ी चली थी, वो फिर कभी आपको बताऊंगा। खैर, वो उनसे पासपोर्ट सीज हुए। फिर उनकी इंटरोगेशन से उन्होंने बताया कि वो नकली डॉक्यूमेंट जो बनाए थे इंडिया के, उन्होंने वो इंडियन नेशनल बन के पिछले 5 महीनों से हिंदुस्तान के डिफरेंट एयरपोर्ट्स पे बाई एयर जाके ट्रैवल करके रैकी कर रहे थे कि कौन से एयरपोर्ट से इंडियन एयरलाइंस का जो एयर इंडिया का जहाज़ हाईजैक किया जा सकता है। और उनका कहना ऐसा था कि अगर कोई बड़ा एक्शन कंधार में होता, हमारे जो उनके साथी, जिनको अपने साथी कहते थे, जिन्होंने प्लेन हाईजैक किया था, उनको कोई नुकसान पहुंचता तो हम हिंदुस्तान से एक दूसरा जहाज़ हाईजैक करने वाले थे। लेकिन उसके पहले ही उनको 5 के 5 पाकिस्तानियों को पकड़ दिया गया। 2 हिंदुस्तानी साथ में पकड़े गए और एक नेपाली नागरिक जिसका नाम गोपाल सिंह मान था, वो भी पकड़ा गया। तो इस तरह से मुंबई पुलिस की एक बहुत बड़े ऑपरेशन ने एक बहुत बड़ा दूसरा कांड होने से रोक लिया, जो वो आतंकवादी इतने हथियार लेके और इतने महीनों से 5 महीनों से पाकिस्तानी नेशनल जोगेश्वरी में बैठ के हिंदुस्तान के खिलाफ एक नई साजिश रच रहे थे। ये किस्सा था IC-184 के साथ जुड़ा हुआ। इसी किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।